वह डॉक्टर मुझे 3 रात तक अपने क्लिनिक में बुलाता रहा और मेरे साथ वह किया जिसके लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पा रही थी। और तो और मेरे होश उस वक्त उड़ गए जब मुझे पता चला यह सब मेरे पति की अनपढ़ होने के कारण मेरे साथ जो घटना घटी उसे सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। मेरा नाम श्रद्धा है। मैं बहुत ही गरीब परिवार की लड़की थी। घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण मैं अपनी माँ के साथ खेतों में जाकर लोगों की बकरियां को चराया करती थी और जिससे कि हम लोगों को थोड़े पैसे मिल जाते थे और हमारा गुजारा हो जाता था। हमारे गांव का जो मुखिया था उसकी भी बकरियां हम लोग चराया करते थे और जिस कारण बराबर उनके यहाँ हम लोगों का आना जाना होता रहता था। मुखिया का बेटा महेश मुझसे हमेशा बातें करता रहता था। बचपन में हम दोनों साथ में खेला भी करते थे, लेकिन धीरे धीरे जब मैं जवान होती गई तो मुझे ऐसा लगने लगा कि महेश मुझे किसी और नजर से देखता है। मैं थी भी काफी खूबसूरत। अपनी खूबसूरती के कारण मैं औरों लड़कियों से अलग दिखा करती थी। 18 साल की उम्र में ही गांव घरों में मेरी खूबसूरती के चर्चे होने लगे थे। अब जब भी मेरी और महेश की नजर एक दूसरे से मिलती थी तो महेश बस मुझे एकटक नजर देखा करता था और आहिस्ता आहिस्ता उसका यूं मेरी तरफ देखना मुझे भी अच्छा लगता था। एक दिन शाम के समय मैं यूं ही खेतों में टहल रही थी तो महेश अचानक से मेरे पास आ गया और उसने आते ही मेरा हाथ पकड़ लिया। उसे यूं करता देख मैं घबरा गई तो वह मुझसे कहने लगा, सरदा तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें तो अब तक पता हो ही जाना चाहिए मैं किस टाइप का लड़का हूँ। पहले हम लोग बच्चे थे तो कितना साथ में खेला करते थे, परंतु जब से हम लोगों ने जवानी में दहलीज पर कदम रखा है तुम तो मेरी तरफ देखती भी नहीं हो। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं मन ही मन तुम्हें बहुत ही प्यार करने लगा हूँ। मैं तुम्हारे प्यार में इस कदर पागल हो गया हूँ कि मुझे तुम्हारे अलावा कुछ और नहीं दिखता है। और फिर उसने अपने प्यार का इजहार मेरे सामने किया, लेकिन मैंने उससे कहा मैं एक गरीब घर की बेटी हूँ, तुम्हारे परिवार वाले हमारे इस रिश्ते को कभी भी कबूल नहीं करेंगे। परंतु उसने मुझसे कहा अब चाहे हमारे प्यार में जितनी भी रुकावट आ जाए मैं उन सब से आगे बढ़कर तुम्हें ही अपनाऊंगा, क्योंकि अब तुम ही मेरी दुनिया बन गई हो। उसकी बातें सुनने के बाद जब मैंने उसकी आंखों की तरफ देखा मुझे उसकी आंखों में अपने लिए बेपनाह मोहब्बत दिखी और फिर मैंने भी उसके सामने हंसकर अपने प्यार की सहमति दे दी तो वह खुश होकर मुझे गले से लगा लिया। यह बात जब उसके घर वालों को पता चली पूरे घर में बवाल मच गया। उसके घर वालों ने इस शादी से इनकार कर दिया और कहा एक बकरी चराने वाली लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती है। लेकिन महेश ने जिद पकड़ ली, शादी करूंगा तो सिर्फ श्रद्धा के साथ ही करूंगा, नहीं तो मैं जीवन भर कुंवारा ही रह जाऊंगा। लेकिन जब उसके घर वाले इस बात पर तैयार नहीं हुए, एक दिन वह मेरा घर आया और मुझे लेकर मंदिर चला गया जहाँ पर उसने शादी की पहले से ही तैयारियां करके रखी थी। मुझे इस तरह से शादी करना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अपने लिए प्यार देखकर मैं उसके आगे चुप हो गई और फिर हम दोनों ने मंदिर में एक दूसरे के साथ शादी कर ली। शादी करने के बाद वह मुझे लेकर अपने घर चला आया। गाँव के मुखिया होने के कारण उसके घर वालों को यह शादी मानना ही पड़ा। घर में सभी लोग तो मान गए थे, परंतु मेरी सास मुझे अपनी बहू मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। वह हमेशा मुझे ताना देते रहती थी, अपने बेटे से कहते रहती थी अगर आज तुमने मजदूर की बेटी के साथ शादी ना किया होता हमें दहेज के रूप में ढेर सारे पैसे मिलते, परंतु तुमने तो मेरी इज्जत को ही मिट्टी में मिला दिया। पैसा भी गया और सम्मान भी गया। मेरी सास को जब भी मौका मिलता मुझे 4 बातें सुना दिया करती थी। उन्होंने घर के सारे नौकर और नौकरानियों को काम से हटा दिया और अब घर का सारा काम वो मुझसे करवाया करती थी। जानवरों की देखभाल से लेकर घर की लीपा पोती और बाकी सारे काम मैं खुद ही करती थी। महेश कभी कभी कहा करते थे माँ तूने सारे नौकर नौकरानियों को क्यों निकाल दिया और तू मेरी पत्नी से इतना काम क्यों करवाती हो। और फिर उसकी माँ कहती तुम्हें इस मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने काम से मतलब रखा करो। और इस कारण वह भी बहुत ही परेशान रहता था, पर मैं अपनी सास की हर बात मानकर चलती थी क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था एक दिन मैं उनका दिल जीतने में कामयाब हो जाऊंगी। अब मेरी शादी को 3 साल हो गए थे और अब मैं 22 साल की हो गई थी। इन 3 सालों में मैं माँ नहीं बन पाई थी। दिन भर मैं इतना काम करती थी कि थककर चूर हो जाती थी
और मेरे शरीर में जान ही नहीं बचता था। मेरी सास इस बातों से भी मुझे ताना दिया करती थी कि मैं उसके परिवार को बेटा नहीं दे पाई। इस बात से अब मैं और भी दुखी रहने लगी थी। मेरे मायके वाले भी तो बहुत ही गरीब थे, नहीं तो मुझे इतने ताने नहीं सुनना पड़ता। लेकिन मेरी माँ और बाबा मुझे बहुत ही प्यार करते थे। मेरे पति हमेशा कोशिश करते रहते कि मैं खुश रहूं। वो मेरा बहुत ही ख्याल भी रखते थे। वो चाहते थे कि मुझे किसी चीज की कोई भी दिक्कत ना हो, परंतु मेरी सास तो मेरे पीछे ही पड़ी रहती थी। एक दिन मेरी सास ने मुझे और महेश को अपने पास बुलाया और कहा, देखो शादी के इतने दिन हो गए हैं, अब मैं किसको जवाब दूं? सभी लोग बच्चे के बारे में पूछते हैं। एक काम करो, तुम बहू को शहर के बड़े अस्पताल में ले जाओ और वहां पर जाकर अपना और इसका चेकअप करवाओ और फिर इलाज करवाओ, ताकि जल्द से जल्द हमें पोता का सुख मिल सके। और फिर उन्होंने एक डॉक्टर का पता हम लोगों को दिया और बोली कि यह बहुत ही अच्छा डॉक्टर है, इसके पास से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता है। मुझे पूरा विश्वास है कि इससे इलाज करवाने पर मुझे पोता का सुख अवश्य मिलेगा। तुम लोग भी जाकर अपना इलाज करवाओ और खुशखबरी लेकर ही वापस आना। अगर इस बार बहू खुशखबरी लेकर नहीं आई तो मैं इसे घर से निकाल कर तुम्हारी दूसरी शादी कर दूंगी। बचपन में मैं तो गरीबी के कारण नहीं पढ़ पाई, परंतु महेश को मेरे सास ससुर कहते थे, पढ़ लिख कर क्या करोगे, आखिर इसे संभालना तो हम लोगों की विरासत ही है और हम लोग मुखिया हैं, पढ़े लिखे बिना ही हम लोगों की बहुत इज्जत है। और इन्हीं सब कारणों से महेश के माँ पिताजी ने उन्हें नहीं पढ़ने दिया। किसी तरह लोगों से पूछते हुए हम लोग शहर चले गए। मेरे पति का एक दोस्त इस शहर में रहता था, तो हम उसके घर पर ही रहने को आ गए। हमारे आने से उनका दोस्त बहुत ही खुश हुआ और उसने डॉक्टर का पता भी हमें समझा दिया। मेरे पति मुझे डॉक्टर के पास लेकर चले आए। वहां पर बहुत ज्यादा मरीज नहीं थे, कुछ ही मरीज आए हुए थे। यह देखकर मुझे बहुत हैरत हुई कि आखिर इतने बड़े डॉक्टर के पास इतने कम मरीज क्यों है। मैं अपने पति की तरफ देखने लगी तो उन्होंने कहा, माँ ने कहा है तो जरूर ही अच्छा होगा, तुम फिक्र मत करो। हमने डॉक्टर को अपनी सारी समस्या बता दी। उन्होंने हमें कुछ टेस्ट करवाने को कहा। हम दोनों ने तुरंत लैब में सारे टेस्ट करवा लिए और फिर रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने जब रिपोर्ट देखा तो वो मेरे पति को अकेले में बुलाकर कुछ समझाने लगे और उसके बाद मेरे पति को बाहर बैठने के लिए कहकर मुझे अंदर बुला लिया। तो मैं काफी घबरा गई कि आखिर क्या हो गया, डॉक्टर हम दोनों को एक साथ ना बुलाकर अलग अलग क्यों बुला रहे हैं। मैं डॉक्टर की तरफ देखने लगी तो उन्होंने कहा, आप इतना घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, रिपोर्ट में कुछ गलत आया है क्या? तो वो कहने लगे, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, इसका इलाज है मेरे पास। और फिर मैं सोचने लगी, अगर मैं औलाद की खुशी ना दे पाई तो मेरी सास तो मुझे घर से ही निकाल देगी। पिछले 2 सालों से मेरी सास यही रट लगाई हुई थी, वो अपने भाई की बेटी से मेरे पति की शादी करवा देती, लेकिन महेश को मैं पसंद आ गई और उन्होंने मुझसे शादी कर ली। अब मेरी सास बात बात पर मुझे ताने मारती और कहती, अपने बड़े भाई की बेटी को इस घर की बहू बनाऊंगी और तुझे यहाँ से निकाल दूंगी। अब अगर मुझे बच्चा ना हुआ, वह मेरे पति से मेरी तलाक करवा कर ही छोड़ेंगे। न जाने मुझे क्या बीमारी है और डॉक्टर क्या कहने वाले हैं। अब मैं उनकी तरफ देखने लगी। उन्होंने कहा, आप माँ बन सकती हैं, पर हमें उसका कुछ इलाज करना होगा और उसके लिए आपको 3 रात तक मेरे क्लिनिक में आना होगा। इन 3 रातों में ही आपका प्रॉपर ढंग से इलाज होगा। उसके बाद कुछ दिनों में आप माँ बन जाएंगी। मैंने आपके पति से बात कर ली है, वो रात के समय आपको यहाँ पर छोड़कर चले जाएंगे और फिर सुबह आकर आपको ले जाएंगे। आपको बस 3 रातें ही इस क्लिनिक में बिताना है। डॉक्टर की बात खत्म होने के बाद मैं अपने पति के साथ वापस घर आ गई, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी आखिर रात में डॉक्टर मेरा क्या इलाज करेगा कि मैं माँ बन जाऊंगी। मुझे तो डॉक्टर के चेम्बर में अकेले रहना पड़ेगा। यह सब सोच सोचकर मेरा दिल जोर जोर से डरने लगा। मेरे मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। मैं तो अपने पति से भी बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। पूरे रास्ते वो भी खामोश और परेशान थे, ना जाने क्या सोच रहे थे। हम दोनों ही बहुत परेशान थे और एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे थे। आखिरकार चुप्पी तोड़ते हुए मैंने कहा, हम गांव कब जा रहे हैं? तब मेरे पति ने कहा, पहले इलाज करवाना होगा और अगर तुम्हें बच्चा नहीं होगा तो माँ हम लोगों का तलाक करवा कर ही छोड़ेगी।
वह तो कब से मेरे पीछे पड़ी हुई है कि रीना से शादी कर लो, बिना इलाज के हम लोग वहां वापस नहीं जा सकते हैं। मैंने कहा, डॉक्टर ने जो कहा उससे मुझे बहुत ही घबराहट हो रही है। न जाने 3 रात तक वह मेरा क्या इलाज करेंगे। आप ही वहां पर नहीं होंगे, मुझे ऐसा इलाज नहीं करवाना है। चलिए घर चलते हैं, अगर भगवान ने चाहा तो मेरी गोद। पता नहीं क्यों मुझे अपने पति के अंदर एक बेबसी नजर आई। उन्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मजबूर है। मैंने उनसे कहा, मैं आपको एक बच्चा का भी सुख नहीं दे पाई। और फिर मैं जोर जोर से रोने लगी और रोते हुए मैंने उनसे कहा, आप अगर चाहो तो मुझे छोड़कर रीना से शादी कर सकते हो। मेरे पति गुस्से से मुझे देखने लगे और कहा, यह क्या कह रही हो? मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और किसी के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। मैंने पूरी दुनिया से लड़के तुमसे शादी की है और अब तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं आज रात तुम्हें डॉक्टर के चेम्बर में छोड़ जाऊंगा। तुम बिल्कुल घबराना मत, वो जैसा कहे वैसा ही करना। हमें बस बच्चा चाहिए और तुम्हें इसी बात पर केवल ध्यान देना है और किसी चीज के बारे में तुम्हें सोचने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था आखिर मेरे पति के दिमाग में क्या चल रहा है, पर मैं बहुत ही परेशान थी। आखिर डॉक्टर ने उन्हें ऐसा क्या कह दिया? जब मेरे पति मुझे डॉक्टर के चैम्बर में छोड़ने के लिए आए और जब मुझे छोड़कर जाने लगे तो अचानक उन्होंने मुझे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया और मेरे माथे पर एक किस देते हुए कहा, तुम्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम्हें बस डॉक्टर के बताए हुए इलाज को फॉलो करना है। अब तो उनकी बातें सुनकर मैं और भी ज्यादा घबरा गई कि पता नहीं अब मेरे साथ क्या होने वाला है। और फिर मैं इस बात से बिल्कुल भी अनजान थी कि आज रात मेरे साथ कितनी बड़ी साजिश रची जाएगी, बस सिर्फ इसीलिए कि मैं गरीब थी और एक मजदूर की बेटी थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी इस मुकाम पर आ जाएगी। जब मैं डॉक्टर के चैम्बर में पहुंची तो वहां पर कोई भी नहीं था, बस डॉक्टर अकेले थे। मैंने उनसे पूछा, डॉक्टर साहब, नर्स नजर नहीं आ रही है? डॉक्टर ने कहा, नर्स की रात में छुट्टी होती है, तुम घबराओ मत, मैं सब संभाल लूंगा। आज कंपाउंडर नहीं आ पाया पर कल वह अवश्य रहेगा। यह कहकर डॉक्टर मुझे चेम्बर के अंदर बना हुआ कमरे में ले गया और फिर वहां पर ले जाने के बाद उसने मुझे अस्पताल का कपड़ा दिया और कहा, अपनी साड़ी उतार कर इसे पहन लो क्योंकि इस कपड़े में इलाज करने में ज्यादा आसानी रहेगी। साड़ी में तुम कंफर्टेबल महसूस नहीं करोगी। यह सब देखकर तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कपड़े पहनने के बाद उसने मुझे एक बेड पर लेटा दिया और फिर धीरे धीरे मेरा चेकअप करने लगा। मैं यह सब सोचने लगी कि काश कोई लेडीज डॉक्टर होती तो यहाँ इलाज कराने में आसानी होती, लेकिन कुछ ही देर बाद डर के मारे मेरी हालत खराब हो गई। वह डॉक्टर जिस तरह से मेरा चेकअप कर रहा था वह कोई सामान्य चेकअप नहीं था। वह अपने दोनों हाथों को मेरे पूरे जिस्म पर यहाँ वहां छूकर देख रहा था। जब मैंने इसका विरोध किया तो फिर वो बोले, तुम्हें बच्चा चाहिए कि नहीं? यह हमारे इलाज का पहला प्रक्रिया है। अगर तुमने जरा भी इस इलाज में असहमति दिखाई तो फिर तुम कभी भी मां नहीं बन सकती हो। इसलिए चुपचाप अपनी आंखें और मुंह बंद कर लो और मुझे अपना इलाज करने दो। ना चाहते हुए भी मुझे उसकी बातें माननी पड़ रही थी और अब वह मेरे जिस्म के हर भाग को एक वहशी दरिंदे की तरह देख रहा था। मैंने कभी भी नहीं सोचा था आज इस कमरे में मेरे साथ यह सब कुछ होगा। फिर उसने मुझसे कहा, बस एक तरीका है बच्चा पैदा करने का और वह यह है कि मैं तुम्हारे अंदर बच्चा डाल दूं। मैं उससे कुछ ना बोली और फिर उसने पूरी रात मेरे साथ ऐसी दरिंदगी दिखाई कि मैं रात भर जोर जोर से चीखती रही, चिल्लाती रही और उनसे विनती करती रही कि मुझे छोड़ दो, परंतु उसने मेरी एक ना सुनी और मेरे मुंह पर हाथ रखकर कहने लगा कि कल अगर तुम्हें बच्चा नहीं होगा तो तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें घर से निकाल देंगे, इसलिए अब तुम मेरा पूरा साथ दो। 3 दिन की बात है, उसके बाद पूरी जिंदगी तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां होगी। पर मेरे दोनों आंखों में आंसू थे जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और फिर रात भर में उस वहशी डंडे ने मेरी इज्जत को तार तार कर दिया। सुबह हुई तो मैं अपनी साड़ी पहनकर बैठी थी और जब मेरे पति मुझे लेने के लिए आए तो पूरे रास्ते वह खामोश रहे। मेरे अंदर तो जैसे सुनने और कुछ बोलने की ताकत ही नहीं थी। मैं अपने पति से मेरे और साथ में रात में हुई घटना को बताना चाहती थी, पर मैं डर के मारे कुछ कह ही नहीं पा रही थी कि रात में मेरे साथ क्या हुआ। अगर उन्हें यह बात पता चल जाता तो मुझे धक्के देकर घर से निकाल देते, क्योंकि इस तरह का हादसा सुनने के बाद कोई भी पति अपनी पत्नी को बर्दाश्त
बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जब मैं घर आई तो मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और रोने लगी। मेरे पति भी मुझसे बिल्कुल अलग अलग ही थे। कहीं उन्हें कुछ पता तो नहीं चल गया? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पति पत्नी के बीच में ना जाने यह कैसी दूरी आ गई थी। दोपहर के समय मेरे पति ने मुझसे कहा, बस 2 दिन और फिर सब ठीक हो जाएगा। जल्दी ही हमारे घर में औलाद की खुशियां आएगी। तुम्हें हिम्मत रखना होगा। मुझे मेरे पति की आवाज में उदासी झलक रही थी। आज रात को फिर वो मुझे डॉक्टर के चेम्बर में लेकर गया, लेकिन मेरा दिमाग उस वक्त सुन्न हो गया जब आज डॉक्टर के साथ कंपाउंडर भी था। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी कि आज रात मेरे साथ और न जाने क्या क्या होगा। और फिर मेरा डर सही निकला। आज रात उन दोनों ने मिलकर मेरे साथ जो किया उससे मेरा पूरा बदन दर्द के मारे टूट रहा था और मुझे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। जब तक मेरे पति मुझे लेने के लिए आए मेरी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। वो बस मुझे किसी तरह पकड़कर घर ले आए। मैं सारा दिन बिस्तर पर लेटी रही और मेरी आंखों से आंसुओं का संबर बहता रहा। परंतु जैसे ही मेरे पति कमरे में आते अपने आंसू छुपा लेती थी। मैं नहीं चाहती थी कि उन्हें इन सब के बारे में पता चले। और आज रात अब मेरी उस डॉक्टर के चेम्बर में आखिरी रात थी। रात में जब मेरे पति मुझे डॉक्टर के पास छोड़ने आए तो कहा, बस आज की रात और बर्दाश्त कर लो, फिर मैं तुम्हें गांव लेकर चला जाऊंगा। यह कहकर वो चले गए। लेकिन मेरे पति की बातों से अब मुझे शक होने लगा था। कहीं मेरे पति को भी इस बारे में तो पता नहीं है, तभी तो इतना उदास रहने लगे हैं। आखिर उन्होंने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? और सब कुछ मालूम होने के बाद मुझे डॉक्टर के चेम्बर में क्यों भेजा? मैं ये सोच रही थी कि अचानक से एक नर्स मेरे सामने आ गई। आज नर्स को देखकर मैं बिल्कुल चौंक उठी थी और यह सोचने लगी, कहीं आज ये लोग नर्स के सामने ही मेरे साथ। आज नर्स ने ही मेरे कपड़े बदले और उसके बाद मुझे बेड पर लिटा दिया। थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर और कंपाउंडर कमरे में आया, मेरे सामने एक पर्दा था जिसके पीछे वह नर्स चली गई। अब मुझे और ज्यादा घबराहट हो रही थी। और फिर डॉक्टर और कंपाउंडर ने उस नर्स के सामने ही मेरे साथ न जाने कितनी देर तक वह सब करता रहा। मैं तो बस अचेत अवस्था में पड़ी हुई थी। और जब उन दोनों ने अपनी मनमानी कर ली तब मुझे डॉक्टर ने कहा, जल्द ही तुम्हें अब खुशखबरी मिल जाएगी। अगर तुम्हारे पति के अंदर कमी ना होती तो पहले ही तुम्हें यह खबर मिल जाती। पर तुम्हारे पति का रिपोर्ट खराब आया था, बल्कि तुम्हारे अंदर तो सब ठीक है। डॉक्टर की इस बात से तो मेरे सिर पर मानो आसमान टूट पड़ा था। और अब सुबह से मैं बेसब्री के साथ अपने पति का इंतजार कर रही थी। फिर अचानक से मेरे दिमाग में एक बात आई कि मैं और मेरे पति दोनों ही अनपढ़ हैं और हम लोग रिपोर्ट भी नहीं पढ़ सकते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं उस डॉक्टर ने मेरे साथ यह सब करने के लिए मेरे पति को गलत रिपोर्ट बताई और उनके अंदर की कमी बताकर 3 रात तक इन लोगों ने मेरी इज्जत को तार तार कर दिया। कहीं ये लोग पाखंडी तो नहीं है और डॉक्टर के भेष में औरतों का इज्जत लूट रहे हैं। तो फिर मेरी सास ने मुझे पाखंडी के पास क्यों भेजा? आज नर्स पर्दे के पीछे से क्या कर रही थी? अब ये सारे सवाल मेरे मन में उठने लगे और इसका जवाब मुझे नहीं मिल रहा था। और फिर जब मेरे पति मुझे लेने आए तो मैं किसी तरह से सटकर उसके साथ जाने लगी। आज तो मेरी हालत और भी खराब थी, लेकिन आज मैं खामोश नहीं रही। मैंने कहा, महेश, क्या तुम्हें उस रिपोर्ट के बारे में पता है? वो बिल्कुल टूट गए और रोने लगे। फिर मुझसे कहने लगे कि मुझे माफ कर दो, मेरे अंदर इतनी बड़ी कमी है और मुझे मजबूरी में तुम्हें डॉक्टर के पास भेजना पड़ा था कि तुम माँ बन जाओ, वरना मेरी कमी के कारण मेरी माँ मेरा तलाक करवा देती और दूसरी शादी करवा देती। लेकिन फिर भी मुझे बच्चा नहीं हो पाता और लोग मुझे ही गाली देते। मैंने कहा, हम दोनों ही अनपढ़ हैं और डॉक्टर ने हमसे जो कहा हमने उस पर विश्वास कर लिया। आज मेरे मन में कोई भी शक ना रहने पाए। एक काम करते हैं, हम लोग किसी लेडीज डॉक्टर के पास जाकर अपना रिपोर्ट दिखाते हैं और दोबारा से चेकअप करवाते हैं। मेरी बात सुनने के बाद मेरे पति भी सोच में पड़ गए और मुझे लेकर एक दूसरे लेडीज डॉक्टर के पास पहुंच गए। उस लेडीज डॉक्टर ने रिपोर्ट को पढ़ा और फिर उन्होंने जो कहा वह सुनकर तो हमारे सिर पर मानो आसमान ही टूट पड़ा था। उन्होंने कहा, आप दोनों में से किसी के अंदर कोई कमी नहीं है। वह डॉक्टर पाखंडी था और उनसे हमसे इतना बड़ा झूठ बोलकर मेरा इज्जत लूट लिया था। गुस्से के मारे मेरे पति तुरंत उस चेम्बर में गए, पर यह देखकर हमारे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि चेम्बर बंद पड़ा था। यहाँ उस डॉक्टर का कोई साइन बोर्ड भी नहीं था और डॉक्टर रफू चक्कर हो चुका था। अब मुझसे रहा ना गया और मैं रोने लगी।
लेकिन अभी भी हमारे ऊपर मुसीबत खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही मैं अपने ससुराल पहुंची, मेरी सास ने मुझे और मेरे पति को बुलाया और अपने मोबाइल की सारी रिकॉर्डिंग हम लोगों को दिखा दी, जो उस रात हुआ था। शायद उस नर्स ने वीडियो बना लिया था, नहीं तो वह वीडियो मेरी सास के पास कैसे आती। और उन्होंने महेश से कहा, तुम अभी के अभी श्रद्धा को डाइवोर्स दे दो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब मेरे पति सारा माजरा समझ चुके थे। ये सारा खेल उनकी माँ का रचा हुआ है। उन्होंने अपनी माँ के हाथों से मोबाइल छीन लिया और वीडियो डिलीट करके उनके मोबाइल को तोड़ दिया। और फिर महेश ने उनसे कहा, हम लोग इसी वक्त आपको छोड़कर इस गांव से हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं। आज से आप भी बे औलाद हो गई। आपने अपने बेटे के साथ इतनी बड़ी धोखा किया, अपनी बहू के साथ इतना बड़ा धोखा किया, क्योंकि आपके भाई की लड़की से मैंने शादी नहीं की थी। आज मेरी पत्नी को आपकी वजह से यह सब सहना पड़ा। आप एक औरत होकर दूसरी औरत के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप में तो इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है। अगर आपने वीडियो को लेकर कभी कोई भी छेड़खानी की थी तो मैं आपके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करवा दूंगा और आपके ऊपर चार्ज डालकर आपको हमेशा के लिए जेल में भिजवा दूंगा। और फिर यह कहकर मेरे पति मेरा और अपना सामान बांधने लगे। और फिर जैसे ही हम लोग वह घर छोड़कर निकलते, मेरी सास कहने लगी, अभी तक मैं ही तुम्हारी बीबी को ताकत की गोली बताकर बच्चा न होने वाली गोली खिला रही थी, ताकि तू इस लड़की को छोड़कर मेरे बताए हुए लड़की से शादी कर ले और तू इसे भगा दे। फिर मेरे पति ने कहा कि माँ, यही तो प्यार है, पर तू नहीं समझेगी। अब हम लोग यह गांव छोड़कर हमेशा के लिए शहर जा रहे हैं। और फिर शहर आकर हम दोनों ने काम ढूंढ लिया और फिर 6 महीने के अंदर मैं गर्भवती हो गई और अब मेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां थी। आज फिर महेश ने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि हम लोगों को समझ में आ चुका था, अगर हम दोनों अनपढ़ ना होते तो यह घटना मेरे साथ ना घटती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? प्लीज आप हमें कमेंट कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।